नमस्कार दोस्तों। जैसा आप देख रहे हैं कि अभी भी मैं घर नहीं पहुंचा हूं, फिर भी आप लोगों से बात करने का बहुत मन कर रहा था। महाराष्ट्र का चुनाव वर्तमान समय में इंटरेस्टिंग है। कारण यह है कि कोई भी नहीं बता पा रहा है कि इस चुनाव को जीतेगा कौन। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों के बीच में मुकाबला बड़ा कड़ा चल रहा है और हो सकता है कि इन चुनाव के रिजल्ट में जो इंडिपेंडेंट है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले कर जाए। अगर आप इस चुनाव को देख रहे हैं तो वर्तमान समय में यह चुनाव एक तरीके से राजनीतिक सौदेबाजी का चुनाव बन के रह गया है। एक दौर पे जहां 4 पार्टियां होती थी, आज वहां पर 6 पार्टियां हैं और इन सभी पार्टियों के बीच में आप यह नहीं कह सकते हैं कि कौन सी पार्टी किसके साथ जाने वाली है। प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस दोनों का वर्तमान समय में कोई मतलब रह नहीं गया है। 2019 का जो चुनाव हुआ और उस चुनाव के नतीजों के बाद जो भाजपा और शिवसेना के बीच में रार मची, हमारे यूपी की भाषा में कहते हैं कटाचुज्ज होना, तो कुछ वही यहां पर हुआ कि भाजपा और शिवसेना उनके बीच में कटाचुज्ज हुई। और कटाचुज्ज किस बात को लेकर थी? वह थी सीएम पद को लेकर। मारकाट मची, तोहमत लगे, आरोप लगे, एक दूसरे को कहा गया कि तुम चोर हो, तुम धोखेबाज हो और तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे। राजनीति की बिसात यहां तक पहुंची कि एनसीपी में पहली फूट देखने को मिली। कई लोग ऐसा मानते हैं कि शरद पवार ने अजीत पवार को भेजा कि तुम जाओ और बीजेपी के साथ सरकार बनाओ, और बाद में जब उनको लगा कि यह पासा जो है उनका उल्टा पड़ रहा उनके ऊपर, तो उन्होंने अजीत पवार को वापस बुलाया और 5 दिन में सरकार गिर जाती है। देवेंद्र फडणवीस 5 दिन के लिए दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। और फिर तो ऐसा हुआ राजनीति में जिस राजनीति ने पूरे देश को ही अचंभित कर दिया, और वह राजनीति थी शिवसेना की। उद्धव ठाकरे वह अचानक से पहुंच जाते हैं कांग्रेस और एनसीपी के पास, मिलकर बनाते हैं महाविकास आघाड़ी, सरकार बनती है उनकी। और पहली बार ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति, अभी तक जो परिवार सत्ता को अपने रिमोट से चलाता था, अचानक से वह परिवार सत्ता के केंद्र में आ गया और उद्धव ठाकरे बन जाते हैं मुख्यमंत्री। और फिर तो आपको पता ही है कि समस्याएं वहां पर बढ़ी, और समस्याएं कुछ ऐसी हुई कि एनसीपी में फूट होती है, शिवसेना में फूट होती है, और फिर एक नई सरकार बनती जिसे नाम दिया गया महायुति। और महायुति की सरकार 2.5 साल तक चली और इस सरकार का रिजल्ट आपको वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है कि शिंदे जी इस समय मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आगे रहेंगे कि नहीं, इसके बारे में कह पाना आसान नहीं है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति चल रही है, 288 सीट वाले महाराष्ट्र विधानसभा में पूर्ण बहुमत अगर आपको प्राप्त करना है, सरकार अपने दम पर बनानी है, तो आपको चाहिए 145 सीटें। इस 145 सीटों को लेकर ही यहाँ पर मार चल रही कि आखिर किसके पास आएंगी 145 सीटें। अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे तो महायुति में 3 प्रमुख पार्टियां हैं। इन 3 प्रमुख पार्टियों के बीच में ही सीटों का आपसी बंटवारा हुआ है, जहां पर बीजेपी लगभग 150 सीटों के साथ लड़ रही है, वहीं पर एनसीपी लड़ रही है लगभग 90 सीटों के साथ, और यहाँ पे शिवसेना शिंदे गुट वो लड़ रही है 90 सीटों के साथ, और एनसीपी अजीत पवार का जो गुट है वो लड़ रहा है यहाँ पर लगभग 50 सीटों पर। लेकिन जो वर्तमान स्थिति चल रही है वहां पर 150 सीटों में बीजेपी को देखा जाए तो वो लगभग 90 से 92 सीटों पर आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाकी जगहों पर समस्याएं हैं। समस्याएं उनके लिए बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मराठा आंदोलन यह बीजेपी के लिए एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। और मराठा और ओबीसी के बीच में जो इस समय माहौल गरमाया हुआ है, इस माहौल को लेकर एक बात तो कह सकते हैं कि बीजेपी ने मराठा आंदोलन में मराठा मुद्दे को शांत करने का प्रयास नहीं किया है, वह ओबीसी को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं कि ओबीसी वोट हमारे साथ आ जाए। अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं तो यहाँ पर एक बात तो साफ है कि अगर आप मराठा और ओबीसी देखेंगे तो यह मिलाकर टोटल 2/3 आबादी बनती है। ऐसे में इसके वोट को लेकर मरकाट तो मचनी जायज है। उधर आप देखेंगे तो महायुति में दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन का पार्टनर है वो है शिंदे गुट। इसके पास 90 सीटें हैं और लगभग 50 सीटों पर जीतने की उम्मीद यहाँ पर लोग जता सकते हैं। शायद मैं ज्यादा बोलना एक्सजेट कर सकता हूँ, लेकिन 30-32 पर भी कुछ लोग मार रहे हैं कि 30-32 सीटें यहाँ पर उनको मिल सकती हैं, और बाकी जो सीटें रहेंगी 10-15 सीटें वो मिल जाएंगी अजीत पवार के गुट को। अगर आप महाविकास आघाड़ी की तरफ देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ी पार्टनर कांग्रेस है, जिसके पास लगभग 103 सीटें पर वो चुनाव लड़ रही है, और इन 103 सीटों पर लगभग 50 सीटों पर जीतने की उम्मीद लोग दर्शा रहे हैं। बाकी आप देखेंगे सबसे बड़ा जो लॉस है वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए है। वह दूसरे नंबर पर तो है यहाँ पर गठबंधन में, लेकिन अगर हम सरकार की बात करें और सीट जीतने की बात करें तो सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही करेगी। वह 30-32 सीटों से ऊपर
नहीं जा रही, जबकि उनको लगभग 95 सीटें यहाँ पर दी गई हैं लड़ने के लिए। यह सारी कवायद है। बाकी एनसीपी शरद पवार का गुट जो है वो 80-82 सीटों पर लड़ रहा है और वह भी यहाँ पर 50 सीटों के आसपास जीत सकते हैं। तो ऐसे में चुनाव है इंटरेस्टिंग। सरकार किसकी बनेगी इसको कह पाना आसान नहीं है। खासकर अगर आप महाराष्ट्र को देखेंगे तो वहां पर 6 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें अगर हम पहले बात करें विदर्भ की, जो कि सूखा इलाका है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। लेकिन अगर आप किसानों की आत्महत्याओं के मुद्दे को देखेंगे तो वो विदर्भ के क्षेत्र में सबसे ज्यादा है और विदर्भ का क्षेत्र आरएसएस का गढ़ है। लेकिन वर्तमान समय में कांग्रेस यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। बाकी अगर आप उत्तरी महाराष्ट्र को देखेंगे तो इस क्षेत्र पर बीजेपी हावी दिखाई देती है और ओबीसी वोट बैंक वहां पर काफी ज्यादा है। इस वजह से बीजेपी को उत्तरी महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि वहां पर बढ़त जो मिलती हमें दिखाई दे रही है। बाकी अगर आप कोंकण के क्षेत्र में चलेंगे तो कोंकण के क्षेत्र में मुकाबला शिवसेना के बीच में है। जी हाँ, शिवसेना वर्सेस शिवसेना। यही बात आपको मुंबई में भी देखने को मिलेगी कि मुंबई और कोंकण का क्षेत्र यह जुड़ा हुआ क्षेत्र है और लगभग यहाँ पर टोटल 75 के आसपास सीटें आती हैं विधानसभा की और यह मुकाबला शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे का दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे शिंदे गुट थोड़ा सा आगे आपको दिखाई दे जाएगा और उद्धव ठाकरे वर्तमान राजनीति में कहीं ना कहीं साइडलाइन होते हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें पश्चिमी महाराष्ट्र की तो यहाँ पर मराठा आबादी सर्वाधिक है और पूरा जो जोर है वो यहाँ पर पवार वर्सेस पवार। लेकिन इस पवार वर्सेस पवार की लड़ाई में आपको आगे दिखाई देंगे शरद पवार। अजीत पवार को लेकर वह बात आप कह नहीं सकते हैं कि वह इस लड़ाई में आगे जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि माहौल जो है वो पूरे तरीके से शरद पवार की तरफ है और अभी भी 83 साल की उम्र में महाराष्ट्र के चुनाव और महाराष्ट्र की राजनीति की उस नस को पकड़ने में वह बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। तो शरद पवार हो चुका है कि वह शेर बूढ़ा हो चुका हो, लेकिन इस शेर में अभी भी ऐसी जान बाकी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिकार करना उनसे अच्छा कोई नहीं जानता और राजनीति के चाणक्य वह ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि राजनीति को किस तरीके से खेला जाता है यह बात शरद पवार अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी आप देखेंगे उसके अलावा जो बाकी बचे क्षेत्र हैं यहाँ पर लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग है और इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पे कह पाना आसान नहीं है। लेकिन वर्तमान राजनीति में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति टिकी हुई है। अगर महायुति को आशा है तो आशा उनके लिए सबसे बड़ी बनी है उनकी लाडली बहन योजना, जो एक तरीके से मध्य प्रदेश के चुनावों से ही इंस्पायर होकर यहाँ पर शुरू की गई। 1500 रुपए पर मंथ वहां पर महिलाओं को दिए जाएंगे। यही मुद्दा जो है मध्य प्रदेश में काम कर गया था शिवराज सिंह चौहान के लिए, भाजपा के लिए, क्योंकि जहां पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही थी पर लाडली बहन योजना ने वहां पर सब कुछ बदल के रख दिया और वहां पर अचानक से भाजपा ने अपनी सरकार बनाई और जहां पर कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, कांग्रेस एक तरफा उस चुनाव को जीते नजर आ रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति ने सब कुछ बदल के रख दिया और भाजपा के पास वह कॉन्फिडेंस उस चुनाव ने पैदा किया। इसी तरीके से आप देखेंगे महायुति ने भी यह काम किया है और जो वहां पर लाडली बहन योजना जैसे लड़की बहन योजना शुरू की है वहां उनको लग रहा है कि वह तुरुप का इक्का साबित हो सकती है। लेकिन इस बार किसान पूरे तरीके से महायुति से नाराज चल रहे हैं, खासकर सोयाबीन की खरीदारी का मुद्दा और उस पर दिया जाने वाला एमएसपी यह एक प्रमुख कारण बन चुका है, जिस वजह से लोग महाविकास अघाड़ी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, किसानों के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सबसे आगे रहा है और वहां पर जिस तरीके से लोगों ने खासकर किसानों की आत्महत्या का जो मुद्दा उसको लोगों ने बहुत अस्मिता से अपने जोड़े हुआ है और यह जुड़ाव लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है और भाजपा के लिए खासकर महायुति के लिए यह मुद्दा एक नेगेटिव रूप में दिखाई दे रहा है। बाकी रही सही कसर मराठा आंदोलन ने वहां पर पूरी कर दी है। तो महायुति की चीजें आसान नहीं है, लेकिन फिलहाल मुकाबला बराबरी का है और यह मुकाबला ऐसा हो चुका है कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा यह कह पाना आसान नहीं है। दोस्तों, बाकी बातें डिटेल में हम करेंगे कल, जब मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा और डिटेल में डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है, क्षेत्रवार मुद्दे क्या हैं और किस तरीके से महायुति और महाविकास अघाड़ी इन चुनावों में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 20 तारीख को है चुनाव, 23 को आएंगे नतीजे, किसकी सरकार बनेगी पाना आसान नहीं है। बाकी क्या पता कोई किंग मेकर यहाँ पर उभर कर आए, क्या राज ठाकरे बीजेपी के लिए वह काम कर सकते हैं या मराठा आंदोलन भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा, समय बताएगा। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, चर्चा करेंगे
इसी महाराष्ट्र के चुनाव की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।